हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स में मोशन एंड जो मोशन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इस बात के लिए श्योर हो कि आपके पास बुक होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए, अपने आप में से भी तैयारी कर पाए। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए करना आपको क्या है कि आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, exionacademy.in। वहां पर आपको फिजिक्स की बुक मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे चैनल से सारे वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, तो आपको एक छोटा सा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। ऐसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा चाहिए, आपको एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी चाहिए, तो इसके लिए आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफी रीजनेबल प्राइस है, ओनली 1200 पर ईयर के हिसाब से आपको केवल पे करना पड़ेगा। तो आप वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, आपको क्लासेस मिलेंगी, जितने भी क्लासेस हैं वो सभी मिलेंगी। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बुक इस वेबसाइट पे, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे exionacademy.in। जब आप exionacademy.in करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। इन केस अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डैश मिलेंगे। उन 3 डैश पे जब जाएंगे तो आपको यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इसके बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी डाउनलोड करना है या अदर पब्लिकेशन डाउनलोड करना है। एनसीईआरटी पे आपको 9, 10, 11, 12 साइंस और मैथमेटिक्स की बुक्स मिलेंगी। और अदर पब्लिकेशंस पे आप जब क्लिक करेंगे तो अदर पब्लिकेशंस में मॉडर्न एबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस तरीके से क्लास ट्वेल्थ यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न एबीसी क्लास 9, विद्या प्रकाशन क्लास 10 और 10th मॉडर्न एबीसी क्लास 10th फिजिक्स, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आपके पास मॉडर्न एबीसी की बुक नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ये जो वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्लास। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि मोशन क्या है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। चाहे वो मूवमेंट कर रहा हो या ऐसा फील हो रहा हो, मतलब इट्स सीम्स टू बी इन मोशन। सपोज दैट किसी भी तरीके का, अगर मोशन का मतलब ये हुआ किसी भी तरीके का अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज हो रही हो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। यानी अगर वस्तु की स्थिति समय के अनुसार बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में। अब इसको आप थोड़ा ऐसे एग्जांपल से समझो। सपोज दैट कोई पर्सन दौड़ रहा है, ठीक है, ये पर्सन दौड़ रहा है, तो पहले वो यहाँ पे रहेगा, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर ये दौड़ रहा है लगातार तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। क्लियर हो गई बात। मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार अगर चेंज हो रही हो, जैसे रनिंग कार है ना, अगर कार लगातार रन कर रही है, कोई भी चीज, अगर अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने ये पेन लिया और इसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, तो आप देख लो कि इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। अब पोजीशन बदल रही है मतलब ये मोशन में, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है तो वो मोशन में। अब बात करते हैं मोशन के टाइप की। तो इनमें से जो सबसे पहला टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो नाम से समझ में आ रहा है रेक्टिलिनियर। लीनियर मींस क्या, लाइन। यानी जब कोई भी ऐसा मोशन, जब कोई बॉडी मूवमेंट करे एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। रेक्टिलिनियर में देखिए आप, यहाँ पे लाइन जुड़ा हुआ है। जैसे कोई कार स्ट्रेट लाइन में दौड़ चल रही है, मान लिया कोई ये कार है ना, और ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से चल रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कार है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा जो है वो क्या है, वो है सर्कुलर मोशन। वो क्या है, सर्कुलर मोशन। देखिए आप पहले, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आप वेबसाइट पे जाके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, तब आपको ये चीजें बेहतर समझ में आएंगी। रही बात नोट्स की, तो नोट्स भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो सर्कुलर मोशन नाम से समझ में आ रहा है सर्किल। नाम से क्या समझ में आ रहा है, सर्किल। यानी जब मोशन अगर किसी सर्कुलर पथ पर हो, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पथ, यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। सपोज दैट, एग्जांपल के लिए समझिएगा ध्यान से, समझिए, जैसे सपोज दैट आपने कोई डोरी ली और इस डोरी से एक पत्थर को बांध दिया, ठीक है, और इस पत्थर को इस तरीके से सर्कुलर पथ पे घुमा रहे हैं। जब इस तरफ इसको आप चारों तरफ घुमाएंगे तो इसका ये पथ कैसा होगा, तो ये पथ होगा सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर पथ होगा। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे मूव कर रही है, वृत्तीय पथ पे, जैसे मान लिए कि जितने भी एथलीट होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं वो भी इस तरीके के सर्कुलर पथ पे रन करते हैं, तो यानी उनके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। हाँ, तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा, रेक्टिलिनियर। कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सर्किल पे करेगा। और जो तीसरा है वो है ऑक्सीलेटरी मोशन। कैसा मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है समझिए, जब भी जो मोशन जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक धागा लूं और इसमें से एक पत्थर बांध दूं, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। क्या बोला जाता है, सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, इसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉब। इसको क्या बोला जाता है, बॉब। लोलक हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लोलक। देखिए अब हमने क्या किया कि अगर हम इसको यहां से लाके, इस तरीके से ला करके अगर छोड़ दें, तो बताइए ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से वाइब्रेशन करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, इतनी बात मालूम हो गई। तो यहाँ पे मोशन के टाइप कितने हो गए, तीन। रेक्टिलिनियर, लीनियर में जुड़ा हुआ है लाइन, यानी जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे घूम रहा होगा, राउंड राउंड ऐसे घूम रहा होगा, तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर आगे पीछे एक ही दो पॉइंट्स के बीच में कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग से हमने किसी चीज को बांध दिया और देन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करके मैंने छोड़ दिया, तो ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक प्रकार के ऑक्सीलेटरी मोशन है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। टाइप ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा, मोशन भी समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार क्या हो रही थी, बदल रही होती है। यानी कुल मिला के बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बातें नीट एंड क्लीन समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसमें से एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट। क्या बोलते हैं, मोशन के ही जस्ट आप अपोजिट मान सकते हैं, रेस्ट। अब ये रेस्ट क्या होता है, देखिए मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, यानी उसमें लगातार हलचल होती रहनी चाहिए या मूवमेंट होता रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। रेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे कोई ये बुक रखी हुई है,
ये यहाँ पे कोई बुक रखी हुई है। आप बताइए अगर ये कोई बुक रखी है तो इसमें कोई हलचल तो होगी नहीं, मतलब ये रखी है तो रखी है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या इसके पोजीशन में बदलाव आएगा? अपने आप नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है, यानी अगर बॉडी की पोजीशन में उसके में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अगला है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये समझिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई है, ठीक है। कुछ फिजिकल यानी भौतिक राशियां बनाई गई हैं, फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, वेक्टर्स और स्केलर। अब वेक्टर्स क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर प्रेजेंट, यानी दोनों को साथ में मिला करके ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा वेक्टर। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक ये चौराहा है ना, कोई पर्सन यहां पर है, अब उसको कहीं जाना है, ठीक है। अब आपने किसी से पूछा भाई ये जगह कितनी दूरी पे है, तो उसने कहा भाई 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर उसने बोल दिया, लेकिन वो किधर जाए? 2 किलोमीटर इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए या फिर इधर जाए? तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने मैग्नीट्यूड तो बता दिया बट डायरेक्शन बताना भूल गया, यानी डायरेक्शन भी यहाँ पर उसको मेंशन करना चाहिए, तब वो प्रॉपर सही जगह पर पहुंच पाएगा। तो ऐसी ही क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से सबसे पहला कौन आता है? तो सबसे पहला आता है फोर्स, यानी बल। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुल और पुश, किसी चीज को धक्का देना या खींचना क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक। सेकेंड थिंग आप क्या बोल सकते हो? एक्सिलरेशन, ठीक है। एक्सिलरेशन यानी त्वरण, ये भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद वेट, वेट यानी भार, ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें। उसके बाद मोमेंटम हो गया, अगर फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो मोमेंटम यानी संवेग, ये भी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेग वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन हो रही हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा ना। अगर सपोज मान लीजिए ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को अगर कोई पुश कर रहा होगा या फिर कोई पुल कर रहा होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी वहां पर। तो इस वजह से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दैट स्केलर क्वांटिटी, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल और केवल क्या जरूरत पड़े? मैग्नीट्यूड। जैसे टाइम, जैसे क्या? टाइम। आपसे अगर कोई समय पूछता है टाइम कितना हुआ, तो क्या कहोगे? 2 बजे, 3 बजे, यानी जो भी रिस्पेक्टिव टाइम होगा वो वहां पे हम बता देंगे। इस पे ये मायने थोड़ी ना रखता है कि ऊपर की तरफ है 2 बजे, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, लेफ्ट राइट। 2 बजे मतलब टाइम है, इसमें हमें डायरेक्शन को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब जिसको हम मैग्नीट्यूड की तरह केवल रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है मोशन,
यानी गति, उसके बाद रेस्ट मतलब विरामावस्था या विराम। ठीक, मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार बदलती रहनी चाहिए तो वो मोशन में है। रेस्ट जो है वो लगातार बदल मतलब उसकी पोजीशन में लगातार कोई भी चेंज ना हो, टाइम बीतता रहे, बस उसकी पोजीशन लगातार चेंज ना हो रही हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार है इस तरीके से रन कर रही है ना, तो ये लगातार इस तरीके से रन कर रही है आगे की तरफ, और वहीं यहाँ पे कोई टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई बुक रखी हुई है, तो इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, हम कहेंगे कि ये मोशन में है। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो हो रेस्ट में, ठीक, एट रेस्ट बट स्टिल इन मोशन, मतलब वो है रेस्ट में लेकिन फिर भी मोशन में लगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी चीज को बोला जाता है रिलेटिव वर्ड से, इसको डिफाइन किया जाता है रिलेटिविटी से। ठीक, अब इसको ऐसे आप समझ सकते हो, समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पेड़ है, कोई पर्सन है जो इस पेड़ की तरफ आ रहा है, इस पेड़ की तरफ आ रहा है। जब ये पेड़ की तरफ आ रहा होगा तो बताओ पेड़ भी इसकी तरफ आता हुआ लगेगा। जब ये पेड़ की तरफ आ रहा होगा तो पेड़ भी इसकी तरफ आता हुआ लगेगा। अच्छा, आता हुआ लगने का मतलब क्या हुआ कि इस पर्सन को, समझिएगा, इस पर्सन को ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये इसको मोशन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जब इसकी तरफ ये बढ़ता है तो ये भी इसकी तरफ बढ़ता हुआ फील होता है, महसूस होता है। रियल में नहीं होता ऐसा, बट उसको महसूस होता है कि वो भी उसकी तरफ आ रहा है। ठीक, तो इसका, और लेकिन अगर यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, सिंपल सा बैठा हुआ है, तो चूंकि वो खुद रेस्ट में है तो उसको ये पेड़ भी रेस्ट में लगेगा, लेकिन चूंकि ये मोशन में है तो ये भी उसको क्या लगेगा? मोशन में लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन है, मोशन एंड रेस्ट आर एब्सोल्यूट, सॉरी, रिलेटिव टर्म। क्या है? रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि जो इसको लगे वही इसको लगे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? एब्सोल्यूट टर्म्स है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो हमें ये समझ में आया कि जो मोशन है और रेस्ट है ये कैसे टर्म्स हैं? ये रिलेटिव टर्म्स है। ये रिलेटिव टर्म्स है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहते हुए भी मोशन में लग सकता है। अब इसको आप ऐसे समझो, देखिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेटफॉर्म है और यहां से कोई ट्रेन जा रही है, यहां से कोई ट्रेन, इस तरीके से ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक पर्सन बैठा हुआ है। जब ये ट्रेन इधर की तरफ जा रही होगी तो इस पर्सन को लगेगा कि ये जो पर्सन अंदर बैठा हुआ है ये कैसे है? मोशन में। अच्छा, क्या यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है ये एक दूसरे को कैसे लगेंगे? तो ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे, यानी ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो आदमी व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए ये दोनों के दोनों कहां पर कैसे है? मोशन में, क्योंकि ये मोशन में। ठीक, अच्छा, ये जो पर्सन्स बैठे हुए हैं इनको ये आदमी कैसे लगेगा? मोशन में या रेस्ट में? तो आंसर है मोशन में। क्यों? क्योंकि जब ये आगे की तरफ जा रहे होंगे तो ये पर्सन भी पीछे की तरफ जाता हुआ फील होगा। रियल में नहीं जाएगा बट जाता हुआ फील होगा। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कि जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से मोशन की चीज हमें रेस्ट में लगती है और रेस्ट की चीज भी हमें मोशन में
लगती है। ठीक, ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे समझ लें कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और भी अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। चाहे वीडियो यार बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? सपोज दैट कोई पर्सन है, पहले वो यहाँ पे था, ठीक, कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को कवर, तो मतलब पथ को कवर कर चुका है। यानी जितनी दूर वो जाता है, ठीक, द लेंथ ऑफ पथ कवर्ड बाय अ ह्यूमन, कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब जितना रास्ता वो तय करता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। ठीक है, जैसे यहां से चला, यहां पहुंचा, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। मतलब डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। यानी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है मीटर। मतलब आप कितने कदम जा रहे हो, जितने कदम जा रहे हो वही उसकी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 10 किलोमीटर की सेपरेशन पे। कोई पर्सन ए से चलता है, बी पे पहुंचता है, और बी से फिर बैक होता है और यहां पर आता है सी पॉइंट पर, जो कि है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, मतलब पहले वो ए से बी जाता है और बी से फिर सी पे लौट आता है। यानी वो सी इसकी फाइनल पोजीशन है और ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि वहां से वो चलना स्टार्ट करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए, कोई यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके पहले बुक डाउनलोड कर लीजिए, देन आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? डिस्टेंस, है ना? तो डिस्टेंस का मतलब वो कुल कितना चला। तो बताइए, 10 किलोमीटर इधर गया और 4 किलोमीटर वापस आया, तो यानी टोटल जो डिस्टेंस बना वो बना 10 प्लस 4, दैट मीन्स 14 किलोमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? अभी हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मायने रखता है। तो यहां ए से बी गया, दैट इज 10 किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 किलोमीटर। लेकिन जब यहां से इधर आया तो बताइए ये हो जाएगा माइनस का 4। क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या है? सी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आप समझ सकते हो 6 किलोमीटर। तो यानी यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 6 किलोमीटर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट के और भी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो यहां से यहां गया 4 किलोमीटर, उसके बाद वो 90 डिग्री पे इधर टर्न हुआ, गया 3 किलोमीटर। अब वो यहां से चला है और यहां पर रुका है। ठीक है, अब हम यहां पे बात करें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब टोटल वो कितना चला, तो टोटल वो चला 7 किलोमीटर। तो दैट विल बी द आंसर। लेकिन जब बात हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की, तो बताइए वो यहां से चला है और यहां पर रुका है, तो ये डिस्टेंस कितनी? तो जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये डिस्टेंस आएगी 5 किलोमीटर। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। एक बात ये याद रखिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, कि जो डिस्टेंस है will always greater than or equal to displacement। यानी जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन से या तो ज्यादा होगी या बराबर। कैसे?
समझिए, अगर मान लीजिए जैसे यहां से ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो उस केस में दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। बट अगर उसकी डायरेक्शन बदली तो दूरी ज्यादा हो जाएगी और विस्थापन कम हो जाएगा यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में सपोज दैट यहां से कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है, ये आर रेडियस के सर्कुलर पथ पे चलना स्टार्ट करता है, तो जब ये एक राउंड लगा देगा कंप्लीट, कंप्लीट वन राउंड, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 पाई आर, क्योंकि एक बार चक्कर लगाने में वो कितना चलेगा, आप याद रखिएगा सर्कुलर पथ के लिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 पाई आर, अगर वो कंप्लीट राउंड लगाता है। लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हो जाएगा 0। कैसे, जहां से वो चल रहा है फाइनल आके वहीं पे तो रुक रहा है, यानी तभी तो राउंड कंप्लीट होगा, तो जहां से चल रहा है वहीं रुक रहा है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए वो एन राउंड लगा रहा है, कितने टर्न्स, कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है एन, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो हो जाएगी एन इंटू 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि राउंड कंप्लीट करने के लिए वो जहां से चला है वहीं पर रुकेगा। लेकिन अगर वो पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करता है, सपोज दैट यहां से चलता है और डायमेट्रिकली यहां पे आके रुकता है, ए से चलता है और सी पे रुकता है, तो उस केस में बताइए यहाँ पे टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस होगी पाई आर। उस केस में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा पाई आर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 2 आर, क्योंकि बताइए यहां से चला है और यहां पे आके रुका है, तो ये डिस्टेंस कितना डायमीटर के बराबर यानी 2 आर के बराबर होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग कुछ टर्म्स थे या अलग अलग कंडीशंस थी जिसको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।